हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो आपका पॉलिटिकल साइंस है सेकंड सेमेस्टर के, तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं गाइस, जो आपका है पॉलिटिकल साइंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। और ये एसवाइड स्टूडेंट, रेगुलर, एनसीबीबी तीनों के लिए। और जो आपका यूनिट 3 है और चैप्टर 2 है संसद। इस टॉपिक को यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं, नोट्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम में गाइस। और इससे पहले भी ना हमने बाकी चैप्टर के नोट्स बना चुके हैं, चैनल पर अपलोड भी है, आप देख लीजिएगा। हम सिर्फ वही क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपके पेपर में ऑफलाइन में 90% जो चांस होते हैं आने के। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिएगा। ये यूनिट 3 का बता रहे हैं। तो ये देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, संसद की रचना या गठन किस प्रकार हुई है, वर्णन कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, ये दोनों एक ही। इसमें आपको संसद के बारे में बताने कि जो संसद है कैसे बना है, इसकी रचना किस प्रकार हुई है, आप क्या समझते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया, संसद की शक्तियाँ तथा कार्य का वर्णन कीजिए। और जो इसमें, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये दोनों सेम है। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ना, भारतीय संसद की रचना और शक्तियाँ कार्य, इनमें ये तीनों क्वेश्चन को पूछा गया है। और मेन क्वेश्चन जो आपका बनता है पेपर में, यही वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन आपको 15 नंबर का आता है। तो छोटे आंसर तो लिखने नहीं होंगे, आपको लॉन्ग आंसर ही लिखने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका बनेगा, और इसी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने जाए। ये चारों में से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछता है पेपर में, तो आंसर आपको यही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको इसके शक्तियाँ और कार्यों के बारे में बताएंगे, फिर इसकी जो रचनाएं किस प्रकार हुई है ये भी बताएंगे। और ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो जो हमारा है संसद की शक्तियाँ तथा कार्य, तो क्वेश्चन नंबर जो इसका पॉइंट फर्स्ट बनता है, ये आप देख लीजिए। जो ये रेड कलर से आपको यहाँ दिख रहा है, ये सब लिखे पड़े ना, ये पॉइंट टू पॉइंट याद रहना चाहिए। अंदर का तो आप खुद से भर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट याद रहेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो वित्तीय शक्तियाँ, संसद राष्ट्र के धन पर नियंत्रण रखती है। वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पहले बजट संसद में पेश किए जाते हैं। संसद इस पर विचार करके अपनी स्वीकृति देती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार जनता पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती और ना ही धन खर्च कर सकती है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो संसद है ना, संसद के बाद बजट पास किया जाता है, और जो संसद कहेगी जब भी ना, जो आम लोग है, जनता है, उस पर टैक्स लगाया जा सकता है और उनके लिए अपने जो धन को खर्च किया जा सकता है, उनकी हेल्प की जा सकती है। लेकिन अगर संसद ने मना कर दिया कि किसी भी जनता पर टैक्स नहीं लगाते या उन पर कोई भी खर्च नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार से उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा, तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेन पॉइंट यही था इसका मतलब। सेकंड है कार्यपालिका पर नियंत्रण। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होने के नाते संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जबकि मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, और उसका संसद के प्रति ना कोई भी जवाबदेही नहीं होता है, उत्तरदायी नहीं होता है। लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसे ना संसद के प्रति कार्य भी करने होते हैं, और जो उसके कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसके उत्तर भी उसको देने होते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल तब अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का बहुमत समर्थन प्राप्त रहे। और जो मंत्रिमंडल है उसे लोकसभा में रहने के लिए ना, जो अपने पद पर रहने के लिए उसे लोकसभा का सदस्य बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अगर लोकसभा का जो बहुमत है वो खो देते हैं ना, तो उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट में ये देखिए, राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करना। भारतीय संसद केवल कानून ही नहीं बनाते, बल्कि वह राष्ट्रीय नीतियों को भी निर्धारित करती है। यदि मंत्रिपरिषद संसद द्वारा निर्धारित की गई नीतियों का पालन ना करे तो संसद के सदस्य सरकार की तीव्र आलोचना भी करते हैं। अगर कोई भी जो कानून बनते, नियम बनते, उसका कोई पालन नहीं करता है, तो जो सरकार है ना, उसकी आलोचना जो जनता कर सकती है सरकार की, ये नियम कानून अच्छे नहीं और इसका पालन नहीं किया जाएगा। तो यही बताया गया। और इसके आगे देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि संसद के सदस्य मंत्रिपरिषद से असंतोष हो जाने के कारण उससे भी त्यागपत्र की मांग कर सकते हैं। जो संसद में मंत्रिपरिषद होते हैं ना, अगर उनको कोई भी बात
सही नहीं लग रही, उन्हें गलत लग रही है, तो उससे उसके पद के लिए उसे हटाया जा सकता है, उसे त्याग पद देना ही होता है, उसकी मांग कर सकते हैं। न्यायिक शक्तियाँ 4 पॉइंट है। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को यदि वह अपने कार्यों का ठीक प्रकार से पालन ना करे तो वह महाभियोग चलाकर पद से हटा सकती है। जो संसद है ना, राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को, अगर वो दोनों अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं करेंगे ना, तो एक महाभियोग होता है जिसके जरिए ना संसद इन दोनों को इसके पद से हटा सकती है। संसद के दोनों सदन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों को हटाने का प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। कुछ अन्य पद अधिकारियों को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव भी संसद के द्वारा पास किया जा सकता है। अगर किसी को भी ना अपने पद से हटाना है, अगर कुछ भी गलत काम किया है, तो उसे संसद में पेश किया जाएगा और उसके बाद संसद जो उस पर स्वीकार करेगा जब भी उसे हटाया जा सकता है। और क्वेश्चन जो पॉइंट 5 है, संवैधानिक शक्तियाँ। भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार प्राप्त है। संविधान की कुछ धाराएं तो ऐसी होती है जिन्हें संसद बहुमत में संशोधित कर सकती है। कुछ धाराओं का संशोधन करने के लिए संशोधन प्रस्ताव दोनों सदनों में सदन के बहुमत तथा उपस्थिति वोट दे रहे सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक है। मतलब जो बताया गया, जो कुछ संविधान में संशोधन होते रहते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे होते हैं ना कि जो नॉर्मली संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें 2/3 बहुमत प्राप्त होने पर भी ना संशोधन कर सकते हैं। अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तो उन्हें संशोधन नहीं किया जा सकता। कुछ संशोधन ऐसे भी होते हैं जो कम से कम आधे सदस्यों के विधानमंडल का समर्थन प्राप्त होने के बाद भी लागू हो सकते हैं। और कुछ संशोधन इस टाइप से भी होते हैं कि जैसे कि 50-50 का हो गया, अगर प्राप्त हो गया तो उन्हें लागू किया जा सकता है 50%। और सार्वजनिक मामलों पर वाद विवाद। सार्वजनिक मामले मतलब कि कोई भी वाद विवाद होती है धर्म से लेकर या कोई भी जनता से लेकर। ये देखिए, संसद में जनता की प्रतिनिधित्व होती है और इसलिए वह सैनिक मामलों पर वाद विवाद का सर्वोत्तम साधन है। संसद में किसी भी सरकार की नीतियां तथा निर्णय पर वाद विवाद होते हैं और उनकी विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना की जाती है। संसद को जनता की शिकायतों पर प्रकाश डालने तथा उन्हें दूर करने के साधन भी कहा जा सकता है। आप सभी को पता ही है कि कोई भी अगर हमारे दिल्ली में या कहीं भी कुछ भी होता है तो आपको पता है कि संसद के पास आपको देख सकते हैं कि वहाँ पर जाके अपने न्याय के लिए मांग करते हैं। आप ये भी देख सकते हैं जो आपका ओबी प्रोटेक्शन चल रहा था जब भी आपने न्याय के लिए संसद गए थे स्टूडेंट, ठीक है। संसद सदस्य विभिन्न मामलों पर विचार प्रकट करते हुए अपने मतदाताओं की शिकायत व्यवस्था को सरकार के सामने रखते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। और जो संसद के जो सदस्य होते हैं ये भी देखते हैं कि जो जनता है उनकी जो शिकायतें क्या क्या है और उन शिकायतों को ना जो संसद में पेश किया जाता है और उनके जो समाधान का भी प्रयास किया जाता है। 7 पॉइंट है जो निवेचित समृद्ध अधिकार। सरकार किसी राज्य की विधान परिषद का अंत कर सकती है अथवा बना सकती है। वह किसी राज्य की सीमाएं भी परिवर्तित कर सकती है। जो संसद है ना, किसी भी राज्य को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, परिवर्तित कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ये निवेचित संबंधित अधिकार में आते हैं। भारतीय संसद की स्थिति मतलब जो हमारे देश की संसद है उसकी स्थिति क्या है। भारतीय संसद को कानून निर्माण आदि के क्षेत्र में बहुत अधिक त्याग पावर, परंतु भारतीय संसद इंग्लैंड की संसद की तरह सार्वभौमसत्ता संपन्न नहीं है। मतलब कि जो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भारत की संसद है ना, इंग्लैंड की संसद के आगे कमज़ोर है, उनकी तरह ताकतवर नहीं है। तो भारत की जो संसद है कमज़ोर है। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है 9, विभिन्न शक्तियाँ। संसद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करती है और राज्यसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। तो ये समझ में आ गया कि लोकसभा और उपराष्ट्रपति का ही चुनाव करती है संसद। अब निष्कर्ष में आपको ये जो हमने 9 पॉइंट बताए इसी में से थोड़ा थोड़ा लेके निष्कर्ष बना लेना है खुद से। अब इसके बाद बताते हैं जो इसकी रचनाएं किस प्रकार हुई है। तो जो आपका ये क्वेश्चन बनता है इसकी रचना और हमने शक्तियाँ कार्य बता दिया। अब रचना देखिए, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनेगी। मतलब कि जो आप सिंपल शब्दों में ये है कि जो संसद की रचना हुई है ना, दो, एक तो राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर हुई है। अब यहाँ पर हम लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में डीपली एक्सप्लेन करेंगे।
तो पहले सबसे पहले लोकसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है और समस्त देश का प्रतिनिधित्व करता है। 1973 में 31वें संशोधन के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 547 निश्चित की गई थी, परंतु गोवा दमन और पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निश्चित की गई है। तो यहाँ पर जो ये आपको बताया जा रहा है ना कि जो 1973 में जो इनकी संख्या 31वें संशोधन में 547 थी, लेकिन जो गोवा का जो दमन हुआ था उसके बाद ना जो इसकी 1987 में इसकी संख्या 550 हो गई। आपको इसकी संख्या याद रखनी होगी गाइस, और इस नोट्स को आप लिखते रहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हमने यहाँ पर लिया है, फालतू का कुछ भी नहीं लिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए इसका, इन 550 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्य के और भी सदस्य संघीय क्षेत्रों में के हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो कि एंग्लो इंडियन जाति को आम चुनाव में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ तो वे 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या 552 हो सकती है। आजकल लोकसभा के 545 सदस्य हैं, जिसमें से 547 सदस्य निर्वाचित और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति किए जाते हैं। जो आज की डेट में ना आपको पता चल गया 545 सदस्य है, लेकिन जो ये 543 सदस्य निर्वाचित है और 2 सदस्य ये जो एंग्लो इंडियन जो आपका ये नियम बनता है, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग 2 सदस्य को लिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये एंग्लो इंडियन। मनोनीत सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है। इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है और 5 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग भी कर सकती है। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनते हैं। आपको पता चल गया जो लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और इसे भंग भी कर सकते हैं जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या भूमिका है जो संसद को बनाने में। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है जो जनता का प्रतिनिधित्व इतना करके राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जो राज्यसभा है ना, पहले जनता को देखता है, फिर उसके बाद जो उसके राज्यों को देखता है। इसके सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 निश्चित की गई, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से है जिन्हें विज्ञान, कला, साहित्य, समाज क्षेत्रों में विशेष ज्ञान प्राप्त हो। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपका 250 निश्चित है, लेकिन जो 12 सदस्य है ना, इसमें ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान का, कला का, साहित्य, समाज का, इन सभी का ज्ञान अच्छी तरह से इन्हें प्राप्त होता है ना। तो 12 सदस्य इसमें ऐसे होते हैं जो आपको राज्यसभा में ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा इसकी, जो आपको ये याद रखना है कि कितने सदस्य किस में होते हैं। मनोनीत किए जाते हैं। इस समय राज्यसभा के सदस्य की कुल संख्या 245 है, जिसमें से 233 राज्य तक तथा केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, राज्यसभा के सदस्य वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं। और जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, कुछ ही वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 1 या 2, और जो 2 वर्ष बाद ना उन्हें रिटायर कर दिया जाता है और नए उनकी जगह आ जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक उपाध्यक्ष चुनते हैं जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य को संपन्न करें। अगर उनकी कोई भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो उनके जो गैर हाजिरी में ना इनके कामों को देखा जाता है, जो उन्हें चुना जाता है। ठीक है, और एक नेक्स्ट पॉइंट इसका ये बनता है, सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन। संसद के सदस्यों के वेतन, भत्ते हैं अन्य सुविधा संसद द्वारा निश्चित की जाती है। इसमें आप 3 से 4 लाइन आराम से लिख सकते हैं कि जो संसद द्वारा ना, कि जो राज्य के लोग हैं या जो संसद में काम करते हैं उनके लिए वेतन दिए जाते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है और संसद द्वारा ही इन्हें सुविधा प्रदान की जाती है। तो आपको पता चल गया इसके।
तो हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी किसी भी स्टूडेंट को तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपको इसका व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस, तो वहीं से आप ले लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपको नोट्स वहाँ पर सेंड कर देते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।